जिस तकनीक का इस्तेमाल करता हूँ वो इसकी तुलना में बहुत अलग है। अगर तुम्हें संदेह है कि यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तो मुझे यकीन है कि माधुरी लापता लोगों को लेकर वहीं छिपी होगी। ये सुनकर भीड़ थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। तभी कमिश्नर गिरीश ने आदेश देते हुए कहा, जाओ और उस जगह के बारे में पता करो। बाकी पुलिसकर्मी कमिश्नर गिरीश से आदेश मिलते ही तुरंत चले गए। सत्या और जूनियर भी जाने वाले थे, लेकिन कमिश्नर गिरीश ने कहा, तुम थोड़ी देर आराम कर सकते हो। मैंने खुद देखा तुम्हें पूरी रात हो गई है जागते जागते। सत्या और जूनियर पूरी तरह से थक गए थे। मीटिंग रूम में पड़ी मेज आराम करने के लिए ठीक नहीं थी। सत्या ने कहा, मेरी कार नीचे खड़ी है, चलो उसी में थोड़ी देर आराम करते हैं। दोनों कार में बैठे और सीट नीचे कर दी। जूनियर को थोड़ी देर के लिए आराम महसूस हुआ। सत्या सीट के किनारे लेट गई और बोली, जूनियर मुझे माफ करना। जूनियर ने हैरान होते हुए कहा, हुआ अचानक सॉरी क्यों? सत्या ने जवाब देते हुए कहा, मैंने पहले कहा था कि केस खत्म होने के बाद साथ घूमने चलेंगे, लेकिन मैं बिजी होने के कारण नहीं जा पाई। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है। जूनियर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हमें भविष्य में जब भी मौका मिलेगा हम साथ घूमने के लिए चलेंगे। सत्या ने जमाई लेते हुए कहा, हाँ, वैसे तुम्हारी अपराधी कहाँ छिपा है इसका पता लगाने की कला वास्तव में अच्छी है, ये मुझे भी सिखाना। जूनियर के जवाब देने से पहले ही सत्या ने खर्राटों की हल्की हल्की आवाज निकालना शुरू कर दी। जूनियर मुस्कुराया और अपनी जैकेट निकालकर उसे उड़ा दी। वो भी लेट गया और कुछ ही सेकंड में सो गया। कुछ देर बाद अचानक सत्या के फोन की घंटी बजी। वो उछल पड़ी। उसने अपना सिर कार की छत पर दे मारा। फोन पर कुछ सुनने के बाद सत्या ने अपने सिर को पकड़ा, जो अभी अभी कार की छत से टकराने से दुख रहा था, और जूनियर को देखते हुए उत्साह से कहा, जूनियर तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, माधुरी वास्तव में वहीं छुपी है। जूनियर ने भी जोश में आकर पूछ लिया, क्या वो पकड़ी गई? सत्या ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, कमिश्नर गिरीश ने बताया कि उसने लोगों को बंधक बना रखा है और उसने पुलिस का सामना भी किया। विशेष पुलिस फोर्स पहले ही भेज दी गई है। जूनियर ने कहा, ये खबर अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी खबर इसलिए है कि माधुरी पर अब बंधक बनाने का आरोप लगाया जा सकता है। बुरी खबर इसलिए है कि उसकी गिरफ्तारी होनी बहुत मुश्किल होगी। सत्या ने तुरंत कार स्टार्ट की। जूनियर ने समय देखा और सत्या को बताया, हम केवल आधे घंटे के लिए सो गए थे, लेकिन आधे घंटे के दौरान उन्हें बहुत अच्छी नींद आई। हालांकि उनके शरीर में थकान अभी भी बाकी थी, क्योंकि वो काफी जाग चुके थे। सूर्यबाग पेपर मिल लंबे समय से बंद थी। जब दोनों सत्या और जूनियर वहां पहुंचे तो उन्होंने बाहर कई पुलिस गाड़ियां खड़ी देखी और वहां बहुत सारे भारी हथियारों से लैस विशेष पुलिस भी थी। बड़ी बड़ी गाड़ी दीवार से लगी खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि छत पर कुछ था। जूनियर ने सत्या से पूछा कि ये क्या है? सत्या ने मुस्कुराते हुए बताया कि ये कोई चीज नहीं है, ये एक स्नाइपर है। ये पता चला कि माधुरी के छिपने के स्थान के आसपास कोई ऊंची इमारतें नहीं थीं, जहां घात लगाकर बैठा जा सके। कार से बाहर निकलने के बाद जूनियर ने देखा कि कमिश्नर गिरीश वहां निर्देशन कर रहे थे और कई पुलिस अधिकारी जूनियर को अजीब तरह से देख रहे थे। सत्या ने पूछा, अब क्या हो रहा है? कमिश्नर गिरीश ने कहा, माधुरी ने कम से कम 1 दर्जन लोगों को बंधक बना रखा है, जो एक गोदाम में छिपे हुए हैं, और हमने अपनी शर्तों पर उससे चर्चा करने के लिए नेगोशिएटर को भेजा है। ध्यान से सुनो। फैक्ट्री में कोई लाउड स्पीकर से चिल्ला रहा था। जूनियर को आश्चर्य हुआ। उसने कमिश्नर गिरीश से पूछा, नेगोशिएटर अकेले गया है? कमिश्नर गिरीश ने जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, एक पुलिस अधिकारी ही उसके साथ गया है। सत्या अचानक सीधे खड़ी हो गई और बोली, कमिश्नर, मैं हमला करने के लिए कुछ पुलिसकर्मियों को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कमिश्नर गिरीश ने इसके बारे में सोचे बिना इनकार कर दिया। नहीं, स्थिति अभी ठीक नहीं हुई है, तुम आराम कर सकते हो और इसे विशेष पुलिस साथियों को करने दो।
जूनियर चिंतित था। उसने कमिश्नर की माधुरी कोई महिला नहीं है, विशेष पुलिस उसे संभाल नहीं सकती है। तभी अंदर से गोली चलने की आवाज आई और विशेष पुलिसकर्मी तुरंत घबरा गए। एक पुलिस अधिकारी संचार कार से बाहर भागा और कहा, कमिश्नर गिरीश, निगोशिएटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कमिश्नर गिरीश हैरान था। किसने गोली मारी है? पुलिसकर्मी ने घबराते हुए कहा, इसमें कल्पेश का हाथ था। कल्पेश पुलिस का एक निडर और बहादुर पुलिस अधिकारी है, लेकिन ये बता सकता नहीं है कि वो इस समय सम्मोहित है और उसमें आत्म सुरक्षा की बिल्कुल भी भावना नहीं है। बातचीत करने वाले व्यक्ति की हत्या करने का मतलब था कि माधुरी ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। कमिश्नर गिरीश ने तुरंत रेडियो पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा, कल्पेश, उसकी आंखों में मत देखो और तुरंत पेपर मिल से बाहर निकलो। दूसरे पक्ष के जवाब देने से पहले कमिश्नर गिरीश कई बार रेडियो पर चिल्लाया। जूनियर के मन में एक आशंका थी। थोड़ी देर बाद नेगोशिएटर को ले जाने वाला पुलिस अधिकारी बाहर आया, लेकिन वो अब थोड़ा अलग दिख रहा था। उसके हाथ में बंदूक थी और कमिश्नर गिरीश अंदर की स्थिति की जानकारी लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। जूनियर ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, वो सम्मोहित हो सकता है, इसलिए हर कोई सावधान हो जाए। लोग चौंक गए और तेजी से पीछे हट गए। पिस्तौल और असॉल्ट राइफल निकालते हुए उस पुलिस अधिकारी ने कहा, बंदूक नीचे रखो वरना तुम बेमौत मारे जाओगे। कमिश्नर गिरीश ने भी चिल्लाते हुए कहा, बंदूक नीचे करो, यह मूर्खतापूर्ण काम बंद करो। उस पुलिस अधिकारी ने अचानक अपनी बंदूक उठाई और ट्रिगर पर उंगली रखी। ये देखकर तुरंत कमिश्नर गिरीश ने फायरिंग का इशारा किया और बंदूकें तुरंत फायर हो गईं। पुलिस अधिकारी गोली लगने से खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। कई विशेष पुलिस अधिकारियों ने अपने साथी को अपने हाथों से गोली मार दी और कमिश्नर गिरीश ने गुस्से में कार की छत पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, ये सभी पुलिस कर्मियों के लिए उकसावे की बात है और मैं कसम कि इस महिला काफी रहा था। में हाथ पीस लिए उसने सोचा एक की तरह है। अंधेरे आसमान में हुए जूनियर को अचानक एक विचार आया और उसने समय देखा। 5 बज रहे थे। जूनियर ने कमिश्नर गिरीश को अपनी योजनाओं के बारे में बताया और कमिश्नर गिरीश ने तुरंत हुए कहा, नहीं, तुम्हें जो नहीं दे सकता, कुछ हो गया तो कभी माफ नहीं। जूनियर ने कहा, इसके अलावा हम माधुरी को किसी भी तरह से नहीं हरा सकते हैं। जब तक कि आप बंधकों और पुलिस की सुरक्षा की अनदेखी नहीं करते और हर कीमत पर पेपर मिल पर हमला नहीं करते, हम उससे नहीं जीत सकते। कमिश्नर गिरीश अभी भी झिझक रहा था। उन्होंने झिझकते हुए कहा, नहीं, मतलब नहीं, मैंने तुम्हारे दादाजी से तुम्हें सुरक्षित रखने का वादा किया था और मैं तुम्हें एक हत्यारे से कैसे लड़ने दे सकता हूँ। तभी रेडियो से अचानक शोर हुआ और माधुरी की आवाज आई, अयो अन्ना, सभी को मेरा नमस्ते जी। ये आवाज सुनकर वहां मौजूद भीड़ स्तब्ध रह गई और कई युवा पुलिसकर्मियों ने तो रेडियो पर अपनी बंदूकें तान दी, जिससे पता चलता है कि इस महिला ने सभी के दिलों में कितनी गहराई तक डर पैदा कर दिया था। तभी माधुरी धीमी आवाज में बोली, अन्ना, मेरे को पता कि मेरे को मारने के लिए तुमको बहुत खून बहाना होगा और बहुत से निर्दोष लोगों की जान लेना होगा, लेकिन तुम मेरा मदद कर सकता। प्रतिरोध में रहना बहुत उबाऊ है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। जूनियर पहले ही जानता था कि वो क्या कहना चाहती थी और निश्चित रूप से उसने कहा, अयो अन्ना, तुम सत्या को अंदर आने दो और मैं उसे मारने के बाद आत्मसमर्पण कर दूंगी। ये सुनकर कमिश्नर गिरीश ने रेडियो पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, माधुरी, क्या तुम हमें प्रस्ताव देने के लायक हो?
हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझो, वरना तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। जब कमिश्नर ने ये कहा तो एक ने सख्ती हिलाया और कमिश्नर को नाराज न खड़ा किया। तभी फैक्ट्री से गोली चलने की आवाज और हर कोई हैरान। माधुरी ने कहा, अन्ना, अभी एक और बंधक की मौत हुई है। अयो कमिश्नर गिरीश, का मतलब है कि पुलिस की जान का कीमत के आगे आम लोगों की जान का कोई कीमत नहीं। एक व्यक्ति के बदले क्या तुम एक दर्जन लोगों की जान बचाना नहीं चाहता? कमिश्नर गिरीश ने अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली। उसके दांत बजने लगे। सत्या ने अचानक रेडियो छीन लिया और कहा, माधुरी, तुम्हारे और मेरे बीच की लड़ाई में दूसरों को शामिल मत करो। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रही हूँ, लेकिन अब किसी को भी कोई नुकसान मत पहुंचाना। माधुरी ने जवाब देते हुए कहा, अयो अप्पा, ये हुआ ना बात। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करेंगी। बोलने के बाद रेडियो पर तेज आवाज आई और फैक्ट्री से एक और गोली चलने की आवाज आई। ऐसा लगता है कि कल्पेश ने वॉकी टॉकी तोड़ दिया था। ये बाहर मौजूद पुलिस वालों और सत्या को ये बताने का संकेत था कि दोबारा बातचीत करने का कोई मौका नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कल्पेश अब माधुरी का एक गुलाम बन गया था। सत्या ने वॉकी टॉकी नीचे रखा और कमिश्नर गिरीश से कहा, कमिश्नर, तीर निशाने पर है, अब हमें जाना होगा। कमिश्नर गिरीश ने अपने दांत भींच लिए और फिर कुछ ही सेकंड बाद कहा, तुम सभी को मुझे जिंदा देखना है। सत्या कमिश्नर गिरीश को सलामी देते हुए खड़ी थी और उसकी आंखें दृढ़ थीं। जूनियर और सत्या के अलावा कई विशेष पुलिस अधिकारी स्वेच्छा से उनके साथ अंदर जाने के लिए शामिल हुए। वैसे भी माधुरी ने ये नहीं कहा था कि उन्हें लोगों को लाने की अनुमति नहीं थी। कमिश्नर गिरीश ने उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने को कहा। जूनियर ने कहा, ये जरूरी नहीं है, कल्पेश के निशाने के आगे बुलेट प्रूफ जैकेट भी फेल है। सत्या और जूनियर दोनों ने रेडियो वॉकी टॉकी लिए ताकि बाहरी लोग समय पर अंदर की स्थिति को जान सकें। इसके अलावा सत्या ने अपने कपड़ों के पीछे चिपकने वाली टेप के साथ एक एक्स्ट्रा पिस्तौल चिपका दी और कमिश्नर गिरीश की तरफ से आदेश दिया गया, अगर जरूरत पड़े तो माधुरी को सीधे गोली भी मार सकते हो। जब वो अंधेरी पेपर मिल में गए तो उन्होंने देखा कि गोदाम में रोशनी हो रही थी और बातचीत करने वाले विशेषज्ञ का शव गोदाम के बाहर उल्टा पड़ा हुआ था। सत्या ने फुसफुसाते हुए कहा, जूनियर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे तुम्हारी योजना पर भी पूरा विश्वास है। तुम निश्चित रूप से माधुरी को पकड़ लोगे, भले ही इसमें मुझे अपना बलिदान ही क्यों न देना पड़े। जूनियर ने जवाब देते हुए कहा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने बहुत से मासूम लोगों को फंसाया है और कई निर्दोष लोगों का खून किया है। सत्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। वो गोदाम में गए और विशेष पुलिसकर्मियों ने अपनी असॉल्ट राइफलों के साथ चारों तरफ देखा। अचानक एक विशेष पुलिसकर्मी चिल्लाया, लोग इस पर हैं। सभी ने अपने चेहरे को ऊपर की तरफ किया और देखा कि लोगों की एक कतार एक बीम पर खड़ी थी। वे लाशों की तरह निश्चल खड़े थे, जिससे लोगों को डर लग रहा था। इस समय गोदाम से माधुरी की आवाज आई, अन्ना, सभी लोग अपनी अपनी बंदूकें नीचे रखते हैं। जब सत्या और उसकी टीम ने आवाज सुनकर इधर उधर देखा तो पता चला कि आवाज लाउड स्पीकर से आ रही थी। जब सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा तो माधुरी ने फिर से कहा, अयो अन्ना, अगर जल्दी से तुम लोगों ने अपनी बंदूकें नीचे नहीं की तो मैं 3 तक गिनूंगी। अन्ना, फिर ये लोग सामूहिक रूप से नीचे कूदेंगे और इनकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। 1, 2। सत्या ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, बंदूक नीचे करो। सत्या की टीम ने तुरंत अपने हथियार नीचे रख दिए और अचानक अंधेरे से एक व्यक्ति बाहर आया और वो कल्पेश था। कल्पेश ने अपनी पिस्तौल उठाई और एक विशेष पुलिसकर्मी को
गोली मार दी। गोली भौं के आर पार हो गई। विशेष पुलिसकर्मी लकड़ी की तरह जमीन पर गिर गया। फिर उसने बिना पलक झपकाए सत्या की टीम के दूसरे शख्स को भी गोली मार दी। जब कल्पेश का हाथ तीसरे व्यक्ति की तरफ मुड़ा तो सत्या ने उसे रोकने की कोशिश की। कल्पेश एक रोबोट की तरह लग रहा था। उसकी उंगलियां हर समय कांप रही थीं। ऐसा लगता है कि उसे जो आदेश मिला था वो सत्या के अलावा अन्य लोगों को भी मारने का था। सत्या ने चिल्लाते हुए कहा, माधुरी, केवल मैं ही हूं जिसे तुम मारना चाहती हो, फिर तुम दूसरों की जान क्यों ले रही हो? तभी एक तेज आवाज आई और कल्पेश ने पिस्तौल गिरा दी। माधुरी ने कहा, अయ్यो, मेरा भाई दुनिया में मेरा एकमात्र सहारा था। तुमने मेरे को हर चीज से महरूम कर दिया। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम भी इस दर्द का अनुभव करो। सत्या ने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या ऐसा करने का कोई मतलब है? हमें मारने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा बच पाओगी? माधुरी ने जवाब देते हुए कहा, अयो अन्ना, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। सत्या ने चिल्लाते हुए कहा, इन लोगों को जाने दो, उसके बदले मैं तुम्हारे पास रुकूंगी। तुम मुझे मार डालना, लेकिन इन निर्दोष लोगों को जाने दो। माधुरी ने कहा, अयो सत्या, क्या तुम ठीक बोलता? सत्या ने अपना हाथ लहराया और ऊपर बीम पर खड़े लोगों को इशारा करते हुए कहा, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो। भीड़ अभी भी झिझक रही थी। सत्या ने उससे छोड़ने का सख्त आग्रह किया। माधुरी ने पूछा, अयो जूनियर अन्ना, तुम चले क्यों नहीं जाते? क्या तुम प्यार में मरना चाहते हो? जूनियर ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूं। ये सुनकर माधुरी अचानक हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अयो छोटे जासूस, तुम बहुत बहुत चतुर हो, लेकिन तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। जूनियर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम एक हत्यारी हो, इसलिए छिपी बैठी हो। हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। माधुरी ने उपहास करते हुए कहा, अयो अन्ना, जब मैं सत्या को मार डालूंगी तो मैं तुम्हें सम्मोहित कर दूंगी और तुम्हें एक खतरनाक जासूस से एक बेशर्म अपराधी बना दूंगी। जूनियर ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, मैं उसका इंतजार करूंगा। अगर जूनियर कुछ और बोलता तो कल्पेश उसे भी गोली मार सकता था। इसीलिए उसने जानबूझकर उसे कम शब्दों से उत्तेजित किया। लेकिन इतना कहने में भी इस समय उसकी पीठ पर पसीना आ गया था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जूनियर ने कल्पेश पर नजर डाली। वो अब एक क्रूर हत्या करने वाली मशीन लग रहा था। जब जूनियर ने उसकी तरफ देखा तो उसे अचानक लगा कि कल्पेश पूरी तरह से भौहें सिकोड़ रहा था। जूनियर ये देखकर स्तब्ध रह गया। क्या वो सम्मोहित नहीं हुआ था? असंभव। अगर उसे सम्मोहित नहीं किया गया होता तो माधुरी को बहुत पहले ही गोली मार दी गई होती। कल्पेश सम्मोहित तो था, लेकिन वो अब अपने मस्तिष्क में निर्देशों का जबरन विरोध करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहा था। इच्छा शक्ति द्वारा सम्मोहन को तोड़ना कुछ ऐसा है जो आम लोग नहीं कर सकते। लेकिन कल्पेश कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कल्पेश एक निडर और बहादुर पुलिसकर्मी है। उसने अपनी लाइफ में बहुत से भयानक केस देखे थे, इसलिए उसकी इच्छा शक्ति लोहे की तरह मजबूत थी। जूनियर ने मन ही मन प्रार्थना की, कल्पेश, हमें जल्द से जल्द जागना चाहिए, हमें आपकी बहुत जरूरत है। तभी माधुरी ने कल्पेश को कुछ आदेश दिया। कल्पेश ने तुरंत अपनी बंदूक अपने हाथ में उठा ली। माधुरी ने कुछ शब्द गाए थे। शायद ये शब्द गाने से ही सम्मोहित व्यक्तियों तक आदेश पहुंचाया जाता था। सत्या और उसकी टीम कदम दर कदम आगे बढ़ते गए। गोदाम बड़ा था और कई छोटे छोटे कमरों में बटा हुआ था। एक दरवाजे से गुजरने के बाद उन्होंने खुली जगह पर एक मेज देखी जिस पर एक मिट्टी का जार रखा हुआ था और उस पर एक आध्यात्मिक मुद्रा खड़ी थी। ये माधुरी के भाई महेश की मूर्ति थी। इसके बगल में 2 सफेद मोमबत्तियां थीं। तभी स्पीकर से माधुरी की आवाज आई, अयो ऑफिसर सत्या, प्लीज मेरे भाई की मूर्ति के आगे 3 बार
अपना सिर जोर से पटको। मैं तुम्हारा दर्द भरी आवाज सुनना चाहती। सत्या ने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाते हुए कहा, मैं ऐसा करूंगी, इसके बारे में मत सोचो। माधुरी ने कहा, अयो, तुमने मेरे भाई को मार डाला, तुम्हें ये करना होगा। सत्या ने कहा, वो एक राक्षस था और उसे अपने किए सभी पापों का फल मिल गया और वो इसी के लायक था। ये सुनकर माधुरी से आग बबूला हो गई। उसने तुरंत कल्पेश को कुछ आदेश दिया और अचानक कल्पेश ने सत्या को गोली मार दी। गोली लगने से सत्या जमीन पर गिर गई और उसके बाद भी कल्पेश ने उसे लात मारी और पीटा। जूनियर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तक माधुरी ने उसे रुकने का आदेश दिया तब तक कल्पेश जूनियर को भी धक्का दे चुका था। कल्पेश एक लकड़ी के आदमी की तरह लग रहा था। वो माधुरी के आदेश का पालन कर रहा था क्योंकि वो सम्मोहित था। जूनियर ने सत्या को उठाया। वो बहुत हुई दिख रही थी और उसके शरीर से काफी खून भी बह रहा था। तभी माधुरी ने कहा, अयो अन्ना, मेरे भाई के सामने घुटने टेक दो। सत्या ने अपने दांत पीस लिए, आध्यात्मिक मेज के पास गई और घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने सिर को जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया। तभी लाउड स्पीकर से बहुत तेज हंसने की आवाज आई। माधुरी ने हंसते हुए कहा, अयो अप्पा, दिल खुश कर दिया, बहुत अच्छा। मैं इस दृश्य का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। भाई महेश की आत्मा को ये देखकर स्वर्ग में शांति मिलेगी। सत्या हिम्मत करके खड़ी हो गई और उसने कहा, माधुरी, तुम क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब किसी की जान मत लेना। माधुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अयो अप्पा, मोमबत्ती के पीछे एक शब्द है, तुम इसे खुद पढ़ सकती हो। सत्या ने मोमबत्ती के पीछे देखा और अचानक माधुरी पर चिल्लाते हुए कहा, माधुरी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। माधुरी बेतहाशा हंसी और गोदाम के ऊपर की हेडलाइट्स अचानक चालू हो गईं। जूनियर ने देखा कि दो लोग बीम पर खड़े हैं। बाईं तरफ पुलिसकर्मी राजेश और दाईं तरफ एक लगभग 40 साल का अमीर आदमी। तभी माधुरी की शातिर आवाज गोदाम में गूंज उठी, अयो अन्ना, बाईं तरफ तुम्हारा पुलिस का साथी है और दाहिनी तरफ एक आम इंसान। अयो सत्या, अब तुम एक मोमबत्ती बुझाओ और मरने के लिए किसी एक को चुनो, नहीं तो दोनों एक साथ मर जाएंगे। सत्या अब अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रही थी और आध्यात्मिक मेज को पटकने वाली थी। तभी माधुरी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, अयो, अगर सभी मोमबत्तियां बुझ गई तो तुम सब मारे जाओगे। सत्या की आंखों से आंसू बह निकले और उसे दिल से दर्द महसूस हो रहा था। सत्या ने माधुरी से चीखते हुए कहा, माधुरी, अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हें मरना ही होगा। माधुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अयो सत्या, ये तुम्हारा चिल्लाना मेरे लिए किसी कुत्ते के भौंकने से ज्यादा कुछ नहीं है। जो मैंने कहा वो करो, एक चुनो। अयो, तुम्हारे पास केवल 5 सेकंड बाकी। 5, 4, 3। जब उसने एक गिना तो सत्या ने दाहिनी तरफ की मोमबत्ती बुझा दी और जमीन पर घुटने टेक कर रोने लगी। उसी समय पुलिस ऑफिसर राजेश ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। माधुरी ने अपनी उंगलियां चटका ली। सत्या और जूनियर ने तुरंत ऊपर देखा। तभी राजेश को एक कदम आगे बढ़ते हुए देखा। सत्या गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं। माधुरी ने कहा, अयो अप्पा, क्या तुम्हें मेरे द्वारा डिजाइन किया गया गेम पसंद है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सब कुछ खो दो और दर्द से तड़प तड़प कर मर जाओ। माधुरी की ये आवाज इस बार लाउड स्पीकर से नहीं आई थी, बल्कि वो अब करीब थी। जूनियर ने माधुरी को लाल पोशाक पहने और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए देखा। उसकी दाहिनी आंख को ढकने वाली बैंग्स कट गई थी, जिससे हरी लोमड़ी की आंखें दिखाई दे रही थी। माधुरी सत्या के सामने चली गई और अपने हाथों से उसे आगे आने का इशारा किया। वो सत्या के शरीर की तलाशी लेने लगी।
सत्या के पीछे छिपी पिस्तौल को बाहर निकाला गया। माधुरी ने सत्या के चेहरे को थपथपाते हुए कहा, अयो, आखिरकार इंतजाम अच्छा था। अयो, सत्या, क्या तुम अपने साथ इस लड़के को मरने देना चाहती हो? सत्या का शरीर ज्यादा खून निकलने से कांप रहा था, लेकिन वो इस समय माधुरी को उठाकर पटक देना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। तभी माधुरी ने जूनियर पर अपनी बंदूक तान दी। ये देखकर जूनियर का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी माधुरी ने सत्या की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अयो अप्पा, चलो अपने छोटे से नए प्रेमी को अलविदा कहो। तभी कल्पेश ने अचानक चिल्लाकर कहा, ओह! ऐसा लग रहा था जैसे कल्पेश ने दर्द से अपना सिर कसकर पकड़ रखा था। ये देखकर माधुरी चौंक गई और बोली, ये कैसे संभव है? जैसे ही माधुरी की नजरें हटी, सत्या ने हिंसक रूप से माधुरी की बाह पकड़ ली और उसके हाथ में पकड़ी गई बंदूक को जमीन पर गिरा दिया। तभी जूनियर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, लाइटें बंद करो। गोदाम की सभी लाइटें तुरंत बंद कर दी गईं। हालांकि सत्या अब माधुरी को नहीं देख सकती थी, लेकिन उसने अपने अनुभव से माधुरी को जमीन पर गिरा दिया। माधुरी ने तुरंत अपनी पीठ पर बंधे एक चाकू को निकाला और सत्या को मारने के लिए दौड़ी। ये देखकर जूनियर चिल्लाया, सत्या बचो! चाकू सत्या के घुस गया, कांपने लगी, जमीन पर गिर। चाकू भी फिसल गई, जमीन पर गिर गई। माधुरी फिर और उसने अपने पर पोछ, अन्ना, निपटने की तरकीब करने के बारे में अच्छा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करती, उसे एक मुक्का मारा गया। ये मुक्का जूनियर ने मारा था। माधुरी भयभीत हो गई और चाकू लेकर पीछे बोली, लेकिन रात में उसकी आंखें ध्यान से नहीं देख सकी और उसका प्रभाव खत्म हो गया। तभी जूनियर ने कहा, ये मैं हूं। ये जूनियर की योजना थी। इस समय भोर से सबसे मैं समय होता है। इसकी हरी पुतली ने अपना प्रभाव था, लेकिन जूनियर की तेज बाज जैसी नजरें सबसे ज्यादा देख सकती थी। जूनियर के कदमों की आहट सुनकर माधुरी इतना डर गई कि वो खड़ी होकर भागने लगी, लेकिन हर किसी में आत्म सुरक्षा की भावना होती है। उसने अंधेरे में बहुत तेज दौड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो रास्ता टटोलती रही। अभी कुछ देर पहले ही वो सभी लोगों पर भारी थी, लेकिन अब वो एक अंधे व्यक्ति की तरह लाचार और बेबस दिख रही थी। जूनियर ने एक लोहे की छड़ी उठाई और माधुरी के पीछे चला गया। जब माधुरी ने हलचल सुनी तो वो तुरंत मुड़ी और जूनियर पर चाकू से हमला कर दिया। तभी जूनियर ने उसके हाथ पर हमला किया और उसके हाथ से चाकू छूटकर दूर जा गिरा। फिर जूनियर ने उसके घुटने पर छड़ी से हमला किया। माधुरी जमीन पर गिर पड़ी और घबरा गई। उसने घबराते हुए कहा, अयो, तुम मेरे को नहीं मार सकता। जूनियर ने उसके शरीर को लोहे की रॉड से दबा दिया। इससे पहले जूनियर को चिंता थी कि एक खूबसूरत महिला को मारना सही नहीं होगा, लेकिन इस समय जूनियर ने संकोच नहीं किया। उसकी इच्छा थी कि वो उसे यहीं खत्म कर दे। वो बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि वो एक राक्षस के जैसी थी। जूनियर ने कहा, मैंने अभी उन तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया है जो मैं मृतकों पर करता हूँ। मुझे उम्मीद है मुझे ये मौका भी जल्द ही मिलेगा। माधुरी खुद को छुड़ाने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी। उसने गुस्से से कहा, अयो, तुम 2 कौड़ी के लड़के ने मेरी इतनी मेहनत से तैयार की गई बदला लेने की योजना को बर्बाद कर दिया। जूनियर ने कहा, मैं 2 कौड़ी का लड़का तुम जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफी हूँ। तभी जूनियर ने अपनी उंगली माधुरी की आंख की पुतली में डाली और धीरे धीरे उस पर दबाव डाला। एक चिकनी हरी आंख की पुतली जो की बड़ी थी, अचानक बाहर निकल गई और जेली की तरह जूनियर के हाथ में हिलने लगी। तभी अचानक माधुरी की चीख जूनियर के कानों में गूंज उठी। माधुरी ने अपने दांत जोर से पीस लिए और अचानक कहा, अय्या, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। जूनियर जानता था कि वो उन बंधकों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना चाहती थी। जूनियर ने उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा। उस
उसके दांत टूट गए और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसने जल्दी से जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और जूनियर के पास आ गई। अब माधुरी के हाथ चाकू को पकड़ते हुए कांप रहे थे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। जैसे ही वो जूनियर के करीब पहुंची तभी बेहोश हो गई। ये देखकर जूनियर ने राहत की सांस ली और रेडियो से कहा, अंकल गिरीश, आप किसी को अंदर भेज सकते हैं। लाइट फिर से चालू हो गई। जूनियर सत्या की चोट को देखने के लिए उसके पास गया। सत्या घायल हो गई थी। उसके शरीर से अभी भी खून निकल रहा था। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर, तुमने ये कर दिखाया। कल्पेश अभी भी वहां संघर्ष कर रहा था। उसका पूरा शरीर ऐंठा हुआ लग रहा था। अगर कल्पेश उस समय नहीं चीखा होता तो जूनियर और सत्या आज जिंदा नहीं होते। तभी राइफल लिए बड़ी संख्या में विशेष पुलिसकर्मी पेपर मिल में पहुंचे और तुरंत बंधकों को बचाया गया। सभी सम्मोहित लोगों को मनोवैज्ञानिक इलाज के लिए भी भेजा जाएगा। जब पुलिस अधिकारी राजेश के शव को बॉडी बैग में पैक किया गया तो सत्या जूनियर के कंधे पर सिर रखकर उदास होते हुए रो रही थी। फॉक्स आई को जूनियर ने कमिश्नर गिरीश को दे दिया। कमिश्नर गिरीश ने उन्हें सबूत के तौर पर अपने पास रख लिया। फॉक्स आई के विलुप्त होने को देखते हुए जूनियर ने माधुरी की फॉक्स आई को संग्रहालय को सौंपने का सुझाव दिया। बाद में सूर्यबाग शहर के संग्रहालय में हरी रोशनी बिखेरने वाली फॉक्स आई का प्रदर्शन किया गया। कुछ समय बाद ये पता चला कि माधुरी पागल हो गई थी। जूनियर ने डॉक्टर से पूछा, क्या होगा अगर कोई माधुरी की आवाज की नकल कर ले? डॉक्टर ने कहा, जब तक उसकी नकल करने वाला व्यक्ति कमांड शब्द को सटीक तरीके से नहीं कह सकता तब तक ये ट्रिगर नहीं होगा। आप निश्चिंत रह सकते हैं। हॉस्टल लौटने के कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति जूनियर को मिला। वो चश्मे वाला व्यक्ति जो माधुरी के बगल में रहता था। जब से पुलिस ने उस रात माधुरी के अपार्टमेंट की तलाशी ली थी तब से वो व्यक्ति बहुत परेशान था और सोच रहा था कि आखिर क्या हुआ था। काफी पूछताछ के बाद उसे पता चला कि जूनियर इस हॉस्टल में रहता है, इसलिए वो यहाँ चला आया। चश्मे वाले व्यक्ति ने कहा कि वो माधुरी को देखना चाहता है। जूनियर उसकी बात नहीं मानना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि वो 3 साल से माधुरी को एक तरफा प्यार करता है और उसके साथ घूमने के लिए बाहर भी जाता है। जूनियर ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि अगर इस व्यक्ति को ये पता चला कि उसकी प्रेमिका एक राक्षस थी तो क्या होता। हालांकि उस व्यक्ति ने इतनी गंभीरता से बात की कि जूनियर को सहमत होना पड़ा। माधुरी को देखने के लिए वास्तव में किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं थी। वो अब शहर के मानसिक अस्पताल में थी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माधुरी को कई नर्सें गिलास से दवा पिला रही थी। वो पूरी तरह से पागल थी। उसके बाल कटे हुए थे, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका कोट जमी हुई उल्टी से सना हुआ था और दाहिनी आंख जिसे जूनियर ने खोद कर निकाला था वो धुंध की एक परत से चिपकी हुई थी। माधुरी ने दवा पीने से इनकार कर दिया। वो छिटक कर जमीन पर गिर पड़ी और एक छोटी लड़की की तरह तेज आवाज में चिल्लाई, अयो अम्मा, अयो भाई, मेरे को बचा लो। ये दृश्य देखकर वो व्यक्ति नीचे बैठकर रोने लगा। कुछ देर रोने के बाद उस व्यक्ति ने जूनियर से पूछा, अयो अन्ना, क्या तुम मेरे को ये बता सकता कि माधुरी को क्या हुआ? जूनियर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। वो व्यक्ति बहुत गिड़गिड़ाया और अंत में घुटने टेक दिए। ऐसा लग रहा था कि अगर उस व्यक्ति को नहीं बताया गया तो उसे चैन नहीं मिलेगा, लेकिन जूनियर ने उसे दिया। तो तक शहर था। के बिना जूनियर हॉस्टल में ऊब गया। वो हर तीसरे दिन सत्या से मिलने जाता था। जूनियर को लगता था कि उसके और सत्या के बीच संबंध अच्छे हो गए थे। नवंबर के महीने में मूर्ति वापस आ गया और जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। हालांकि शिवेन को सोनम की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं समझा गया, लेकिन कॉलेज स्टाफ को लगा कि इस घटना का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। आखिरकार वहां मौजूद सभी छात्रों ने उसे हत्या करते हुए देखा था। कॉलेज स्टाफ ने सोचा, अगर शिवेन कैंपस में रहा तो छात्रों पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए कॉलेज स्टाफ ने शिवेन के पेरेंट्स को बुलाया और बहुत सारी बातें की। उसे कॉलेज छोड़ने के लिए मनाया गया। शिवेन अंत में कॉलेज छोड़ने के लिए सहमत हो गया। जिस दिन शिवेन ने कॉलेज छोड़ा, जूनियर उसे छोड़ने के लिए मूर्ति के साथ गया था। स्टेशन जाते समय उन्होंने शिवेन का सामान उठाया और बहुत सारी बातें की।
शिवेन जाते समय बहुत उदास लग रहा था और वो जूनियर और मूर्ति से बहुत कम बात कर रहा था और उसकी आंखें नम हो गई थीं। ट्रेन के पास समय ने धीमी आवाज में कहा, अयो अन्ना, मेरे को कॉलेज से निकाल दिया गया, मैं अब किसी को क्या बताऊंगा। मूर्ति ने कहा, अयो अन्ना, ये कॉलेज ही तुम्हारे लायक नहीं था, तुमको इससे भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। तभी शिवेन गंभीरता से जूनियर की तरफ मुड़ा और कहा, अयो जूनियर अन्ना, मेरी लाइफ बचाने के लिए थैंक्स। मैं भविष्य में अगर तुम्हारे किसी काम आएगा तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। जूनियर थोड़ा मुस्कुराया और फिर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम निर्दोष थे, इसलिए तुम्हें सजा नहीं मिली। शिवेन ने कहा, अन्ना, अगर तुम नहीं होता तो मैं आज जेल में होता। जूनियर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। जल्दी ऊपर चढ़ो, अब ट्रेन चलने वाली है। शिवेन के ट्रेन में चढ़ने के बाद मूर्ति का चेहरा भी उदास हो गया। उसने उदास होते हुए कहा, अयो अन्ना, वास्तव में जीवन भी बहुत अजीब होता है। शिवेन को ट्रेन में बिठाने के बाद जूनियर और मूर्ति आपस में बात करते करते हॉस्टल पहुंच गए। कुछ दिनों बाद एक अनजान नंबर से जूनियर के मोबाइल पर फोन आया, जिसने खुद को टीम का कैप्टन विष्णु बताया और जूनियर से आकर केस को सुलझाने के लिए कहा। जूनियर थोड़ा हैरान हुआ। हर बार कोई केस आने पर सत्या जूनियर से संपर्क करती थी। जूनियर ने सोचा कि वो इतना फेमस कब से हो गया। क्या सत्या को उसके कार्यालय से निलंबित कर दिया गया था? और क्या उसे आपराधिक केस को सुलझाने की अब अनुमति नहीं थी? तभी जूनियर ने कैप्टन विष्णु से पूछा, क्या पुलिस अधिकारी सत्या वहां नहीं है? कैप्टन विष्णु ने जवाब देते हुए कहा, अन्ना, पुलिस अधिकारी सत्या दूसरे केस पर काम कर रही है और अन्ना, ये केस मेरे अंडर में है। अयो, ये कोई बड़ा केस नहीं है, ये आज सुबह ही हुआ है, केवल एक ही संदेह है और अन्ना, उसे समझ है, मेरी मदद कर। कैप्टन बहुत और जूनियर था वो और किस तरह। कैप्टन विष्णु ने कहा, अन्ना, हमें ऐसा संदेह है कि जहर से लोगों की मौत हुई है, लेकिन अन्ना, हम इसका पता नहीं लगा सकते कि क्या सच है। जब जूनियर ने लोगों को जहर देकर मारने की बात सुनी तो वो तुरंत उत्तेजित हो गया। हाल ही में उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। जूनियर ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तभी कैप्टन विष्णु ने कहा, नहीं अन्ना, तुम वहीं हॉस्टल में रहो, मैं पुलिस स्टेशन से तुमको लेने के लिए गाड़ी भेजता है। आधे घंटे बाद पुलिस की एक गाड़ी जूनियर को लेने आई। जूनियर ने अपने सामान का एक बैग लिया और मूर्ति को अपने साथ ले लिया। जब वो नीचे गए तो मूर्ति ने बड़ी खुशी से कहा, अयो अन्ना, अब तुम बहुत बड़ा जासूस बन गया, अब तुमको लेने के लिए खुद पुलिस की गाड़ी आता। जूनियर ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा और कहा, अगर तुम इस बारे में बार बार बात करोगे तो मैं तुम्हें केस को सुलझाने के लिए अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। क्या तुम इसे मजाक समझते हो? अगर तुम मेरे बारे में हर जगह जिक्र नहीं करते तो जेल जाने से पहले माधुरी द्वारा मुझे फंसाया नहीं जाता, क्योंकि तुमने हर जगह कहा था कि मैं एक जासूस हूँ। जूनियर के डांटने के बाद मूर्ति पूरी तरह खामोश हो गया और उसे गाड़ी की तरफ चलने के लिए इशारा किया। कैप्टन विष्णु खुद उन्हें लेने के लिए आए थे। वो युवा थे और उनकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। उनका रंग सांवला था और वो सुंदर दिखते थे। कैप्टन विष्णु ने उन्हें केस के बारे में संक्षेप में बताया। आज सुबह एक जोड़े ने एक होटल में कमरा खोला। काम करते समय महिला को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो जोर जोर से हिलने लगी। उस आदमी ने सोचा कि ये शायद थकान की वजह से हुआ है और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में अचानक उसने देखा तो पता चला कि उस महिला का शरीर ठंडा हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। फॉरेंसिक डॉक्टर ने पुष्टि की कि मौत जहर से हुई थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि जहर कैसा था और कौन सा जहर था। खाना भी दोनों ने एक साथ खाया था। जिस कमरे में वो थे उस कमरे को भी उन्होंने एक साथ खोला था और यहाँ तक कि कमरे में मिनरल वाटर की भी एक ही बोतल थी। दोनों ने उसी बोतल से पानी पिया था। शारीरिक परीक्षण निश्चित रूप से इसका पता लगाने में सक्षम हो सकता था, लेकिन इसमें कुछ दिन लग सकते थे। कैप्टन विष्णु को डर था कि इससे केस को सुलझाने में देरी हो सकती थी, इसलिए कैप्टन ने जूनियर को आगे आकर इस केस की जांच करने के लिए कहा।
इंस्पेक्टर विष्णु उन्हें एक स्कूल के पास एक होटल में ले गया जो सूर्यबाग मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। जूनियर को अचानक याद आया कि कमिश्नर गिरीश की बेटी लक्ष्मी यहाँ पढ़ रही थी, लेकिन वो यहाँ कभी नहीं आया था। फिर उसने इंस्पेक्टर विष्णु से पूछा, क्या वो कपल यहाँ के स्टूडेंट हैं? इंस्पेक्टर विष्णु ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वो आदमी रिच फैमिली का सेकंड जनरेशन उत्तराधिकारी है। ईस्ट एशियन इंटरनेशनल बॉस का बेटा है और वो औरत एक प्लेन मॉडल है। मोती ने आश्चर्य से कहा, क्या ईस्ट एशियन सुपरमार्केट उसके घर के पास खुला है? इंस्पेक्टर विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ, यही उसकी कंपनी का नाम है। ईस्ट एशिया सुपरमार्केट एक बड़ी राष्ट्रीय सुपरमार्केट चेन है। ये डोमेस्टिक रिटेल इंडस्ट्री में 5वें नंबर पर आती है। मैंने सुना है कि इसका हेडक्वार्टर सूर्यबाग में है। रिटेल इंडस्ट्री के अलावा इस ईस्ट एशिया इंटरनेशनल में हार्डवेयर, डेली केमिकल, भोजन, कपड़े और अन्य उद्योग भी शामिल हैं। उनके सुपर बाजारों में आधा माल वे खुद प्रोड्यूस करते हैं। उनकी समृद्ध दूसरी पीढ़ी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। शिवेन का अगर इस लड़के के साथ कंपैरिजन करें तो शिवेन को केवल चांदी कहा जा सकता है और वो लड़का सोना है। जूनियर ने पूछा, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इन दोनों ने स्कूल के पास घर क्यों लिया है? क्योंकि कॉलेज के पास जो होटल है वो बहुत डिस्काउंटेड दामों पर रूम देता है। अगर ये लोग इतने अमीर हैं तो फिर